अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, 5 अगस्त 2019 मोदी सरकार ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 370 मनसूख करते हुए रियासत जम्मू कश्मीर की जुदागाना हैसियत को खत्म करके इसे 2 सूबों में बांटकर यूनियन टेरिटरी बनाने की कोशिश की। मोदी ने इस इक़दाम से पहले जम्मू कश्मीर में इजाफी फौज तैनात की, वहां इंटरनेट और फोन की सर्विस को मुअत्तल किया गया, बैरूनी दुनिया से उसका राब्ता मुनक़ता किया गया और हजारों की तादाद में निहत्ते कश्मीरियों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिया गया या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें पाबंदे सलासल कर दिया गया। आज 1 साल हो गया है। कश्मीरी आवाम लॉकडाउन में दुनिया की सबसे बड़ी जेल में इस वक्त कैद हैं। इस अमल पर मोदी सरकार को आलमी रद्द-ए-अमल का भी सामना करना पड़ा और यह हकीकत अब सब पर आया हो गई है कि जब से मोदी आया है बीजेपी का हिंदुत्व नजरिया अकलियतों को निगलने लगा है। जब से मोदी आया है भारत में मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी गई है। जब से मोदी आया मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पे मजालिम के रिकॉर्ड टूट गए। जब से मोदी आया नाम निहाद जमहूरी हुकूमत यानी भारत ने गैर जमहूरी इक़दाम करना शुरू कर दिए। जब से मोदी आया मुसलमानों और अक़लियतों के हकूक़ सलब किए गए। जब से मोदी आया पूरे खित्ते का अमन ही खतरे में पड़ गया और जब से मोदी आया ये पूरा खित्ता ही भारतीय इक़दाम से तंग आ गया। और जब से मोदी आया इसने चीन, पाकिस्तान और नेपाल सबसे मुंह की खाई है। आज 1 साल बाद 5 अगस्त 2020 को पाकिस्तान भर में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम अपने कौल से, अपने फेल से आज इस अज़्म का इरादा करती है कि कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत हम हमेशा जारी रखेंगे। आज के दिन की मुनासबत से जो इस वक्त पैनल हमारे साथ मौजूद है, आपका तारुफ कराते चलूं। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब। आप अमीर जमात इस्लामी सिंध हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कर्नल रिजवान अहमद रिटायर्ड भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तज्जियाकार हैं। कर्नल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सीनियर एनालिस्ट शौकत पराचा साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में डॉक्टर निसार अहमद चीमा भी हमें ज्वाइन करेंगे जो कि मेंबर पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर हैं। सबसे पहले शौकत पराचा साहब मैं आपकी तरफ चलूंगा। आज के दिन के हवाले से अब से कुछ देर पहले एक इंतहाई अहम इजलास भी हुआ। आपने ये खबर ब्रेक की थी, अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल का बंद कमरे में गैर रस्मी इजलास हुआ। इस इजलास की तफसीलात के हवाले से पहले हमें जरा आगाह कीजिएगा, फिर प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। पराचा साहब जी शुक्रिया। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का ये 3रा इजलास हुआ है। इस इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री ऑब्जर्वर फॉर इंडिया पाकिस्तान की जो जायज़ा रिपोर्ट्स होती हैं उस पर भी डिस्कस किया गया क्योंकि 5 अगस्त की मुनासबत से ही ये इजलास हुआ है। 5 अगस्त को भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को वायलेट करते हुए जिनका ताल्लुक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना था उस हक को महरूम रखते हुए उन्होंने 370 भी स्क्रैप किया और फिर 335A भी स्क्रैप किया। तो आज ये सारी डेलिब्रेशन हुई हैं क्योंकि बहुत सालों के बाद पिछले साल 16 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मसला कश्मीर पर इजलास किया था और आज फिर वही बंद कमरे का इजलास था जिसमें पॉलिटिकल ऑफिस ऑफ द यूएन ने भी अपना फीडबैक दिया क्योंकि जिस तरह से कोरोना से पहले ही मतलब है लॉकडाउन तो कोरोना के वक्त हुआ लेकिन कश्मीरी तो पहले लॉकडाउन पूरा साल हो गया उन्हें लॉकडाउन हुए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से हैं, ये सिविल लिबर्टीज के हवाले से हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो यूएन चार्टर के अंडर भी प्रोवाइडेड हैं लेकिन कश्मीरी उनसे महरूम है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैं फिर कहूँगा। कश्मीर को भारत अटूट अंग कह रहा था और फिर 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के हवाले से भी उनका यही दावा था लेकिन एक बार फिर अक़वाम आलम की सबसे बड़ी तंजीम सलामती कौंसिल ने मसला कश्मीर पर डिस्कस करके
یہ پھر ثابت کر دیا کہ قراردادیں اب بھی ویلڈ ہیں ان کی۔ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں مراج الہدا صاحب، فرمائیے گا اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا تیسرا اجلاس پرٹیننٹ اسی 5 اگست 2019 کا جو بھارتی اقدام ہے اس کے حوالے سے آپ کس تناظر میں اسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی اب بھی بیک برنر پہ اقوام متحدہ کے یہ ایشو موجود ہے یا کچھ اس میں تیزی آ رہی ہے، متحرک ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اہل کشمیر یکجہتی کے لیے یہ پورا پروگرام کیا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ساری دنیا اس وقت اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ نریندر مودی کی جانب سے کیے گئے غیر پارلیمانی غیر جمہوری اقدامات کے آگے روک کہاں لگائی جائے گی۔ یہ سلامتی کونسل کا اجلاس جو بند کمرے کے اندر ہوا ہے بڑی دیر کی مہرباں آتے یہ ٹھیک ہے کہ اجلاس ہوا ہے لیکن لوگوں کو فیصلوں کا انتظار ہے۔ ساری دنیا کے اندر وہ جو غیر جمہوری غیر پارلیمانی اینٹائی پلورلسٹک اسٹیپس لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ان کے اوپر سینکشنز لگائی جاتی ہیں، لیکن نہ ابھی تک کوئی سینکشن لگی ہے نہ ابھی تک کوئی پابندی لگی ہے، اور اہل کشمیر آج بھی ایک قید کے اندر ہیں۔ ٹھیک ہے، بھارت کے بڑے بڑے دانشور یہ کہتے ہیں کہ کشمیر وہ علاقہ ہے کہ جو موسٹ تھکلی پاپولیٹڈ بائی اے روگ آرمی، کہ وہاں پر جو انڈیا کی آرمی اور پیراملٹری فورسز ہیں 7 لاکھ کی تعداد میں موجود آ جاتے ہیں سر۔ سب سے زیادہ جو ہے اس وقت دنیا میں اگر کہیں فوج ہے پر کیپٹا اگر بات کریں انسانوں کے حوالے سے تو وہ کشمیری واحد ریجن ہے اس وقت جو ہائیلی ملٹرائزڈ ہے۔ جی کرنل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، فرمائیے گا کہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اقوام متحدہ کا یہ جو بند کمرے کا اجلاس تیسرا اجلاس ہوا، اس حوالے سے اس پورے 1 سال میں کس حد تک آپ نے دیکھا یونائٹڈ نیشنز کو متحرک کیا، جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں ان کو آپ نے کس حد تک اس پرٹیننٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ان کی اس زیادتی کے حوالے سے متحرک دیکھا؟ کرنل رضوان جی بہت شکریہ آپ کے سوال پوچھنے کا، اور آلریڈی مجھ سے پہلے جو تجزیہ کار ہیں انہوں نے اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے برملا۔ جی رضوان صاحب۔ رابطہ اس وقت ہمارا منقطع ہوا۔ کرنل رضوان احمد ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پراچا صاحب آپ کے پاس ایک بار پھر آؤں گا۔ اب جو یہ صورت ہے، کل پاکستان نے جو نقشہ پاکستان کا سیاسی نقشہ جاری کیا گیا اور اس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے، کیا کوئی انٹرنیشنلی اس کی ایکسپٹنس اس حوالے سے، کیا آج کے اجلاس میں اس کے حوالے سے کوئی بات یا جو انٹرنیشنلی ایکسپٹنس ہے اس کی وہ کیا ہوگی؟ ہم نے تو اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کشمیر کے حق میں۔ یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ پاکستان نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی کل تقریباً یہی بات کر رہے تھے کہ اقوام متحدہ کی بجائے یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے، ہم شاید اقوام متحدہ میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے یہ تو دور کی بات ہے۔ براڈر کوسچن جو ہیں وہ اس نقشے کے حوالے سے نہیں ہے۔ براڈر کوسچن جو ہے وہ ہے انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا سوال۔ براڈر کوسچن یہ ہے کہ ان لوگوں کی حق خود ارادیت کا وعدہ اقوام عالم نے کیا تھا اور بھارت نے کیا تھا، بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا تھا۔ کیا دنیا نے جو وعدہ کیا اس پر عمل درآمد کروایا؟ کیا بھارت نے جو وعدہ کیا بھارت نے اس پر عمل درآمد کیا؟ اور آج ایک جو بھارت کی دنیا میں بھارت کہتا تھا کہ ہم جمہوریت ہیں، آج جس طرح سے بابری مسجد کو گرا کر آج رام مندر کی وہ بنیاد رکھی گئی ہے، اس سے تو جو دنیا میں کریڈینشل انڈیا کے تھے ایز اے ڈیموکریسی، پلورلسٹک ڈیموکریسی، اب وہ کریڈینشلز ختم ہو رہے ہیں۔ اور ہم نہیں کہہ رہے، بھارت کے اندر سے یہ آوازیں ہیں کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔
तो ब्रॉडर क्वेश्चन है कश्मीर का, ब्रॉडर क्वेश्चन है कश्मीरियों का, ब्रॉडर क्वेश्चन है कि क्या उनको वो राइट्स मिले हैं जिनका वादा किया गया है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। परांजा साहब, मैं जरा कर्नल साहब को भी यहाँ पे लेना चाहूंगा। रिजवान साहब, ये फरमाइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा बैक बर्नर पे दिहाइयों से ये मसला मौजूद है और अब तो इतनी पीक पे जाके 1 साल लॉकडाउन, यहाँ तो चीखें निकल गई दुनिया की 2 महीने के लॉकडाउन में, और जस्ट इमेजिन के 1 साल से वहां पे लॉकडाउन है। ये अक़वाम आलम को ये नजर नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो फिर सूरत हाल क्या है? नहीं जी, मेरी राय में बिल्कुल अक़वाम आलम को उस तरह से नजर नहीं आ रहा जिस तरह से उनको नजर आना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि ये किसी कोई कश्मीर की वादी के अंदर जितने नफूस उस पर इन्वॉल्व हैं, हमें उसकी स्टैटिस्टिक्स को भी यहाँ पे हाईलाइट करने की जरूरत है। इंडियन हेल्थ कश्मीर में जो 3 आपकी टेरिटरीज बन रही हैं उसमें कश्मीर है, जम्मू है और लद्दाख है, तो टोटल मिला के तकरीबन इसमें 1 करोड़ 30 लाख के नफूस मौजूद हैं। और इसमें से जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली कश्मीर की जो वैली है, कश्मीर की जो वादी है, उसके अंदर तकरीबन 70 लाख मुसलमान हैं, जो कि 70 लाख का मतलब है कि 97 to 98% पॉपुलेशन जो है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। एंड दिस इज द कोर एरिया, दिस इज द कोर फोकल एरिया, जहाँ पे अभी जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि जो फौज का तनासब है वो इतना है कि तकरीबन जितनी पूरी पाकिस्तान आर्मी की 6 से 7 लाख की फौज है, तो 6 से 7 लाख की फौज सिर्फ और सिर्फ इन 70 लाख लोगों के ऊपर, मतलब 1:10 की रेशो से सिर्फ यहीं पर डिप्लॉयड है। तो अगर मैं इसको इसी तरीके से लेके चलूं कि 70 लाख लोगों के ऊपर आपने मुहासरा करके उस पर 6 लाख की फौज उतारी हुई है, और फिर पिछली 3 दिहाइयों से जो वहां पे सफाकाना बर्बरियत के जो वहां पे मजालिम ढाए जा रहे हैं, तकरीबन एक रफ तखमीने के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोग जो है ना, इसमें से वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। लोगों की जो है वो इस्पतें जो है वो लुट चुकी हैं, बेरोजगारी है वहां पे इलाज मुआवजा नहीं है, और स्पेशली इस लॉकडाउन के अंदर जिसमें कम्युनिकेशंस बंद थी, जिसमें किसी इंटरनेशनल फोरम के किसी रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे आने की इजाजत नहीं दी जा रही। कोई वहां से एक्चुअल अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन को हासिल करना चाहें व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, लेकिन जब बात की जाती है कि कश्मीर की आवाज बनेगा, वो बेचारे अपने शोधा भी पाकिस्तानी परचम में लपेट कर उसकी तदफीन करते हैं, तो हम पे तो बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इस वक्त डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप मेंबर हैं पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर अफेयर्स के। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पिछले 1 साल में पिछली जो कश्मीर कमेटियां हैं उनसे बड़ी शिकायत हमें रहती थी, सबको रहती थी। इस एक आपकी जो कश्मीर कमेटी है, इसने क्या किया, क्या आपका नैरेटिव रहा पूरी दुनिया के सामने? जो लॉकडाउन को 1 साल हो गया, और कहां कितने मुताबिक रहे आप लोग डॉक्टर साहब? देखिए, बात यह है कि कश्मीरी जो हैं पिछले 7 दिहाइयों से लॉकडाउन की कैफियत में हैं, और 1 साल में तो ये है कि जिस तरह की जुल्म बर्बरियत की दास्तानें रकम की हैं हिंदुस्तानी दरिंदा सिर्फ अफवाज ने, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। और जिस तरह अभी कहा जा रहा था कि आर्म फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इतनी बड़ी ये डिप्लॉयमेंट नहीं है आर्म फोर्सेस की। एक जिस तरह ये है कि देखें, हर 7, 8, 9 अफराद पे एक फौजी जो है तैनात है, अंदाजा कर लें। और इस हफ्ते में देखिए बात ये है कि कश्मीरी जो है वो किस हक के लिए बात कर रहे हैं, वो जो पूरी वादी जो है वो क्या नारे क्या लगा रही है, हम क्या चाहते हैं, आजादी। बात यह है कि वो आजादी जिसकी जो है वो कमिटमेंट पूरी दुनिया ने उनसे कर रखी है इन द फॉर्म ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, जिसका वादा खुद इंडियन प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर उनसे वादा किया था। बात यह है कि कश्मीर के साथ पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बेमिसाल है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सर वो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बात यह कि हम अपना नैरेटिव, सर हम अपना नैरेटिव कितनी मुतहर्रिक अंदाज में दुनिया के सामने लेकर आए इस 1 साल में। मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए इस ऐसे में मुझे ये बात करने दें कि देखिए बात ये कि हमारे साथ जो है ना, ये हम जब अपना रोल देखना है तो हमने देखना है उनके साथ हमारा रिश्ता किस तरह का है। हाँ। देखें, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि तारीखी, जुग्राफियाई, सकाफती ये और मजहबी रिश्ते इस तरह के जो हैं लाजवाल रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, दुनिया में इस तरह के रिश्ते कहीं नहीं है। बात यह है हमारी शार रह गया, जिस तरह बानी पाकिस्तान ने कहा था, आज वादी कश्मीर जिसको जेल में उन्होंने तब्दील किया हुआ है, वहाँ पे पाकिस्तान का नाम लेना जुर्म है, लेकिन जब उनका कुछ शहीद होता है और उनके जनाजे उठते हैं तो जनाजा गाएं जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठती हैं। आपको पता है कि वो अपने शहदा को पाकिस्तान के सब जलाली पर्चे में दफन करके पूरी दुनिया को और बिल्कुल भारत को
ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान के साथ इसमें कोई शक नहीं सर, इसमें कोई शक नहीं कि हम उनकी आवाज वो ये समझते हैं कि हम उनकी आवाज है, लेकिन हम उनकी आवाज कितनी मौसर तरीके से बन रहे हैं, यहाँ पर ये सवाल मैं उठा रहा हूँ। मेरा पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। यौम इस्तेहसाल की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मशाल मलिक, हुर्रियत रहनुमा है। बहुत शुक्रिया बीबी हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो एक साल के दौरान फॉर्चुनेटली अगर बात करें 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2020 के दौरान क्या वादी के लोगों का इस वक्त हाल है जिनसे आपकी बात हुई हो, यासीन मलिक साहब से अगर आपकी बात हुई हो, हुर्रियत रहनुमाओं के इस वक्त क्या उनके हालात हैं, उनका अज़्म, उनका हौसला, उनका वलवला कहाँ खड़ा है? मिशाल बीबी। देखिए, इस वक्त हालात इतने खतरनाक हो गए हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में कि पिछले साल एक सीज हो गया, फिर से एक रीऑक्यूपेशन कर दिया इंडिया ने। 70 साल से उनकी हिंदुस्तान की आर्मी थी, मगर उसके बाद अब 5 अगस्त को जब उन्होंने लास्ट ईयर एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 और 35A, स्टेट सब्जेक्ट जो कश्मीरियों का छीन के एक इलीगल तौर पे यूनियन टेरिटरी जब बनाया, तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है। उनके लिए हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट और बिजनेस प्रोजेक्ट्स खोले जा रहे हैं, डिफरेंट वेलफेयर पॉलिसीज अनाउंस की जा रही हैं जो बेगर कम्युनिटी है इंडिया की, ताकि वो यहाँ पे शिफ्ट हों। हाउसिंग कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, सैनिक कॉलोनीज हैं उनमें से। उसके अलावा वहाँ पे 2 लाख घर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं इंडियंस के लिए। और सिर्फ इस कोरोना के दिनों में 5 लाख इंडियन फैमिलीज को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं। अब आप एक फैमिली में कम से कम 4 से 5 लोग तो होते ही हैं, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कितनी लाखों लोगों का रेला यहाँ पर आ जाएगा। और ओनरशिप राइट्स ले ली हैं कश्मीरियों के, और उनकी जो ओनरशिप की डॉक्यूमेंट्स है वो कभी भी नलिफाई कर सकते हैं। जो हमारी जायदादें हैं, जो वहाँ जमीनें हैं, हजारों एकड़ लैंड जो है वो अलॉट की जा रही है, वो लीज पे दी जा रही है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को, उनके नाम दी जा रही है। और जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं वो भी हिंदुस्तान ने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में रखी हैं। यहाँ तक के जो दरगाहें हैं, हमारी जो रिलीजियस दरगाहें हैं कश्मीरियों की, जो लोगों ने कलेक्टिवली जिनको प्रिजर्व किया है, वो भी हिंदुस्तान ने अपने कंट्रोल में ले ली है। और उसके अलावा जो बैंकिंग सिस्टम है सारा का सारा, वो किसी भी वक्त को सीज कर सकते हैं, जितने भी कश्मीरियों ने बैंक्स में पैसे रखे हुए हैं। और फिर जो जुडिशरी सिस्टम है उसका डायरेक्ट जो कंट्रोल है वो इंडिया को दे दिया गया है। पहले भी इनडायरेक्टली था, मगर अब और भी ज्यादा इन्होंने इसको डायरेक्टली ठीक है। यानी एक उनके जो तशख्खुस था, जो दरगाना हैसियत थी, उसे खत्म करके और यूनियन टेरिटरी में एजुकेशनल राइट्स भी छीन लिए गए हैं। ठीक, मैं आपको बता रही हूँ, पॉलिटिकल राइट्स भी, रिलीजियस राइट्स भी ले लिए हैं, ओनरशिप की भी राइट्स ले लिए हैं, सेविंग्स की भी राइट्स लिए हैं। इतना खतरनाक ये प्लान है कि चंद ही अरसे में इनका प्लान है यहाँ पे 80% इंडियंस को सेटल करने का। ठीक है। पराचा बाद इन्होंने प्लेबिसाइड का कह जी मैं उसी पॉइंट के ऊपर आ रहा था। पराचा साहब ये बताइए कि क्या मुमकिन होगा ये इस तरीके से वहां कश्मीर में कश्मीरियों की अक्सरियत को अकलियत में बदल के और फिर हक़ खुदरादियत वहां पे इस्तिस्वाब राय कराने का, ऐसे में पाकिस्तान का जो बयानिया है, जो नैरेटिव है पिछले 1 साल में, क्या हम पूरा कर सके जो 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 हमारे ऊपर लागू होता था, जो फर्ज हमारा था, मुझसे सबकदोश हो सके? पराचा साहब और का बयानिया हो। असल तो कश्मीरी खुद हैं। हर डेकेड में या हर 15-20 साल में कश्मीरियों की जो नई जनरेशन आई है उसने आज़ादी का आलम अपने हाथ में रखा है। वानी मरहूम थे, उसके बाद की जो नस्ल है वो अब नए पायनियर्स हैं, वो आज़ादी की जदोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं। उससे पहले आपने देखा 90 में यासीन मलिक, मीर वाइज उमर फारूक, दीगर थे। सैयद अली गिलानी साहब वो उस कंटिन्यूटी का हिस्सा हैं जो एक जनरेशन से जनरेशन तक आ रही है आज़ादी की जदोजहद में लड़ने। जो हकूक की बात हो रही है, बुनियादी तौर पर जो सारे मैयत लिए गए उनका मकसद भी यही था कि इस सारी चीज को
रोंदना है, कुचल डालना है। लेकिन आपने देखा जब अभी दो महीने पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, यानी 5 अगस्त 2019 के बाद, बहुत महीनों के बाद वो पाकिस्तान आए थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यहाँ खड़े होकर कहा था कि कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और सबको उनका एहतराम करना चाहिए। फिर जहाँ तक अनमोगेब की यानी UN पाकिस्तान है, वो अभी तक बरकरार है। वो पाकिस्तान तो उसको इजाजत देता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाने की, इंडिया नहीं देता। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले इंटरनेशनल मीडिया को पाकिस्तान ने दौरा करवाया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ले गए, उधर से नहीं मिलता। एक साइड है जो विलिंग है इंटरनेशनल रिव्यू के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, इंटरनेशनल ऑडिट के लिए, क्या आए देखें आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान की ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरी की जा रही हैं। दूसरी साइड है जो मसलसल इस चीज से इनकारी है, वो कहती है कि नहीं इंटेग्रल पार्ट है। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी इधर आए या सलामती कौंसिल का इजलास है, तो वो उनकी नेगेशन होती है इस सारे अमल से, जो भारत दावे करता है कि नहीं ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। ये अंदरूनी मामला नहीं है। बायलैटरल मामला तो आपने सिमला एग्रीमेंट में भी माना था, और उससे पहले जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं वो इसको बैनुल अक़वामी मामला करार देती हैं। ठीक, डॉक्टर मिराजुल हुदा साहब, ये फरमाइएगा कि इससे पहले हमेशा एक ये बात की जाती रही कि पाकिस्तान में चूंकि कश्मीर में जो भी मूवमेंट होती है वो उनकी एक इंडिजिनस तहरीक होती है, वहीं से शुरू होती है, लेकिन हम उसको सही तौर पर कैपिटलाइज नहीं कर सके। स्पेशली अगर बुरहान वानी शहीद ने जो है इसको दवाम बख्शा, उनके बाद जो तहरीक थी। पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसीज के हवाले से आप क्या कहेंगे मिराजुल हुदा साहब? कितनी एक कंसिस्टेंसी पाई गई है या फुकदान है उसमें? इमरान, मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि जिस वक्त कश्मीर जेनोसाइड जारी है, कश्मीरियों की नस्ल कुशी हो रही है और उस अक्सरियत को अक्सरियत में बदलने की कोशिश की जा रही है, नरेंद्र मोदी के जितने इक़दामात हैं वो डेमोग्राफी को बहुत तेज़ी से चेंज करने के इक़दामात हैं। इस मौके पर हमारे सियासतदानों को, हमारी हुकूमतों को बहुत सीरियस होना चाहिए था। हमने अभी तक दुनिया के अंदर लॉबिंग का कोई अमल शुरू नहीं किया। हम देख रहे हैं कि OIC के बहुत सारे अहम ममालिक इस मौके पर भी हमसे ज़्यादा भारत की तरफ झुकाव रखते हैं, और इसी तरीके से हमने इंटरनेशनली जो लॉबिंग हमें करनी चाहिए थी, कश्मीरियों के ऊपर किए जाने वाले जुल्म को आश्कार करने के लिए, मैं ज़रा ये बात कहना चाहूँगा कि हमारा लॉकडाउन और कश्मीरियों का लॉकडाउन बड़ा फ़र्क है। हमारे लॉकडाउन में सारी टेलीफोन लाइनें अवेलेबल थी, सारा इंटरनेट अवेलेबल था। उनके पास ना इंटरनेट अवेलेबल है, ना टेलीफोन कॉल्स उन तक पहुंच सकती हैं। इसलिए उनको जिस तरीके की कैद में रखा गया है, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि कश्मीर आज दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ है। मैं नहीं समझता कि जो 5 अगस्त थी यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है, ज़रूरत इस बात की थी कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाता, कोई यूनिफाइड ओपिनियन लेने के लिए पूरे मुल्क के अंदर तमाम सियासी जमातों को एक जगह जमा किया जाता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ना कश्मीर कमेटी ने अपना किरदार अदा किया है, ना वजारत खारजा ने अपना किरदार अदा किया है। वजीर आज़म इमरान खान का वो खिताब जो जनरल असम्बली के अंदर था, उसके बाद से अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा खला नजर आता है। ये खला क्या खला देखा जा रहा है? मिसाल भी जरा बताइएगा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी स्पेशली कश्मीर को लेकर जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम और क्या कुछ कर सकते थे? देखिए, मैं इस बात पे एग्री करती हूँ कि सिंबॉलिक जेस्चर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान ने किए हैं, मगर हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए। जो इस वक्त जेनोसाइड मकबूजा जम्मू कश्मीर में हो रही है, जो रिलीफ उनको इमीडिएट रिलीफ चाहिए कि किसी तरीके से डेमोग्राफी के चेंजेस को रोका जाए। उसके लिए पाकिस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी होनी चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए स्ट्रैटेजिस्ट के साथ, परमानेंट 5 कंट्रीज के साथ। कोई कश्मीर एनवॉयज हों इनकी तरफ से जो एक्सपर्ट हों कश्मीर के ऊपर, या कश्मीर के स्टेक होल्डर्स हों,
लीगल एक्सपर्टीज हो या वो डिप्लोमेटिक स्किल्स हो, कोई टीम ऐसी हो जो मेरिट पर हो और जो डेलीगेशन की सूरत में बाहर के मुल्कों में जाए। कोरोना तो अभी आया है, वैसे तो पूरा 1 साल हो गया इस चीज को, और उसका रिजल्ट निकले। और हमें इस वक्त अर्जेंटली रिक्वायर्ड है कि यूएन की तरफ से कोई करारदाद आए जो डिमांड करे हिंदुस्तान से कि वो ये स्टॉप करे डेमोग्राफी के चेंजेस, और एक पॉपुलेशन सेंसस जो है वो वहां पे फौरन कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि हमें क्या पता इतने ज्यादा इंडियंस को वहां पे ट्रांसपोर्ट और पैराशूट किया जा रहा है, तो वो जिस तरह मर्ज कर रहे हैं उनको कश्मीरीज के साथ, और वहां पे उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स और ओनरशिप राइट्स दिए जा रहे हैं, तो जिस तेजी से किया जा रहा है तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि इतनी तेजी से हो रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है कि यूएन की तरफ से आना चाहिए और उसके लिए करारदाद मूव होनी चाहिए, उस पे काम करना चाहिए जो कि चैलेंज करे और डिमांड करे, बिकॉज ये डायरेक्ट निगेशन है जिनीवा कन्वेंशन चैप्टर 4 की और यूएन की करारदादों की, ये जो इन्होंने यूनिलैटरल डिसीजन लिया है। सेकेंडली, लॉबिंग करनी होगी यूनाइटेड नेशंस में कि वहां से एक स्पेशल कश्मीर एनवॉय नॉमिनेट किया जाए, और उसके साथ साथ और भी बहुत सी सजेशंस हैं, और उसमें एक और बड़ी वैलिड सजेशन है कि जो यूएन का जो परमानेंट ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, उसके तहत इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कम से कम 10 साल का दिया जाए कि उन टेरिटरीज में जहां पे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की स्ट्रगल होती है वहां पे ये ऑर्गन इस पॉइंट को आगे रखता हूं। रिजवान अहमद साहब, आपकी तरफ आता हूं कि कितना इस वक्त क्या किया जाना चाहिए वहां पे जो जेनोसाइड है उसको रोकने के लिए, जो आपके ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक जो चेंजेस वहां पे की जा रही है और किसी सूरत रुक नहीं रही, इसके लिए क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए अक़वाम आलम की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एंडोर्स करूंगा, मुझसे पहले जो अभी खातून ने जो पॉइंट मिशाल मलिक साहबा ने जो बातें हाईलाइट की, मैं उनको हाईली एंडोर्स करूंगा। और डिप्लोमेटिकली मैंने आपसे पहले भी कह दिया था कि द काइंड ऑफ रिस्पांस जो कि दुनिया से हमें एक्सपेक्टेड था वो हमारे पास नहीं आया। लेकिन मैं थोड़ा सा ना इसमें एक सिनेरियो में और आपको पेश करूंगा। देखिए, बात यह है कि कोविड बिल्कुल ठीक है, 6 महीने पहले आया, शुरू से नहीं था यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल भी दुनिया के अंदर जो इस वक्त सिचुएशंस चल रही है, कल बैरूत था, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी हाइड और शायर वेरी कर रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी रियलिस्ट। कल जिस तरीके से बैरूत में हो गया, फलस्तीन में इजरायली वहां पे क्या कुछ कर रहे हैं, सीरिया में क्या इश्यूज चल रहे हैं, पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त जिस नहज पे गई हुई है, तो प्रायोरिटीज थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। गेटिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ द कश्मीर, देखिए कश्मीर में मोदी साहब जो हैं वो मुसलमानों के साथ जो जेनोसाइड कर रहे हैं, कश्मीर में तो कर ही रहे हैं, ये फोकल पॉइंट है, बट ही इज डूइंग इट, मोदी सरकार इज डूइंग द जेनोसाइड अगेंस्ट द मुस्लिम इन एंटायर अक्रॉस इंडिया। और जिसमें वो मुस्लिम्स के लिए जो उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं जो कि पैन इंडिया के ऊपर है, कि जिसमें से उन्होंने जो है ना बिल्कुल एक सेकुलरिज्म को और एक फेडरलिज्म को और एक डेमोक्रेटिज्म को और जो उनकी एक कन्फेडरेशन का या एक उनके जो दुनिया में के वो नुमाइंदा थे कि उन्हें सबको साथ लेकर चलना था, उसको उसने रूल आउट कर दिया। एंड दिस इज व्हाट मोदी इज डूइंग इट फॉर द पास्ट 7 years। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद भी मेरा सवाल ये है यहाँ पे कि क्या इंडिया अपने आप को इस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पे कोई एक बेहतरीन किस्म की स्टेट के तौर पे साबित कर चुका है? नहीं। मैं सिर्फ पॉइंट ये हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि ठीक है, अगर दुनिया की तरफ से हमारे पास सपोर्ट नहीं आई है, कश्मीरियों के लिए सपोर्ट नहीं आई है, बट ऑन द अदर हैंड इंडिया इटसेल्फ इज आल्सो लूजिंग द डेमोक्रेटिक ग्राउंड एंड द डिप्लोमेटिक ग्राउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जिस तरीके से लद्दाख में चाइना ने इन्वेजन की है और जो इंडिया चाइना लेटेस्ट स्टैंड ऑफ चला है बिल्कुल अभी सामने जिस पर 20 तो इंडिया के उसने मार के हाथ में लाशें हैंड ओवर कर दी, और 3 दिन के बाद भी 10-20 जो थे उनके सिपाही और अफसर शामिल पकड़ के अगले दिन उन्होंने उसके हैंड ओवर किया। और इंडिया ने बिल्कुल चुप करके, जिसे कहते हैं ना कि दुम दबा के भागा वाली बात है, वो खामोशी के साथ उन्होंने अपनी टेरिटरी चाइना के हवाले करके, यानी कि बड़ा बदमाश आया यहाँ पे, कोई बड़ी हुकूमत आई या बड़ा कुछ, बिल्कुल उसे घुटने टेक के और वहां से निकल गया। तो चाइना का लद्दाख में आना और इंडिया को ये सबक सिखाना, ये भी जो कश्मीरियों की जो उनकी जो वहां पे जो जिद्दोजहद है, जो उनकी कोशिशें, ये उसी का समर है। बिकॉज के एब्रोगेशन होने के बाद, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिंक इट अप, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इट्स वेरी वेरी ट्रिकी टॉपिक, कि एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल के बाद ही चाइना को उन्होंने जो है ना वो एक तरीके से उन्होंने इनवाइट किया, एक्साइट किया, और उसके बाद उसने कहा कि ये यूनियनाइज्ड टेरिटरीज हो रही है, जिसमें से उसका एक्साइजन वाला एरिया जो कि वो कश्मीर का ही एरिया डिस्प्यूटेड वो वहां पे मौजूद है। देखिए, हम तो उसकी वजह से उसको वहां पर आया और उसने इंडिया को ये सबक सिखाया है। The point is कि yes, it goes without saying, डिप्लोमेटिकली जिस तरह मैंने आपसे बात किया, ये 7 मिलियन इंसानों की जिंदगी का सवाल है।
اس کا ڈیموگرافک پروفائل چینج ہو رہا ہے, اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. اب 100% اس کو میں اس بات کو وہ کر رہا ہوں, اور جس پہ انہوں نے ابھی وہ نیٹو کے طور پہ ایک بل پاس کرنے کے بعد جو سما 10 سال رہا ہے یا 7 سال رہا ہے یا 15 سال رہا ہے تو اس کو سٹیزن شپ لا مل جائے گا. تو یہ ساری سچویشنز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال اس تمام صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بھی مضبوط نہیں ہو رہا, بھارت میں کر رہا ہے, بہت لوز کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو, اور اپنے اس چھپ کو جو اس سے پہلے بھارت تھی ایک سیکولر اسٹیٹ کی سو کالڈ, اب تو وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. لیکن بات کا آج دوبارہ احاطہ کرتے ہیں آج اس یوم استحصال کے موقع پر کہ کشمیریوں کی ہر موقع پر ان کی تمام تر اخلاقی, سفارتی اور سیاسی مدد جو ہے وہ پاکستان کرتا رہے گا. میرے پورے پینل کا بشمول شوکت پراچا, ڈاکٹر مراج الہدیٰ صدیقی, کرنل رضوان احمد, ڈاکٹر نثار احمد چیمہ اور مشال ملک صاحبہ, آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.